हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बुकलेट डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोलो, किस पार्ट से डाउट है? बुकलेट के किस पार्ट से डाउट है? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव हो गया ना सबका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी वगैरह सब हो गया। और ना वीएससीपीआर से ही डाउट है। अभी वीएससीपीआर तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना यार हमने। वीएससीपीआर के डाउट तो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तब नहीं किए थे तुमने? ओके, सो चलो जेई मेन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। यस, गेट इक्विप टू जेई मेन डिस्कस करते हैं। ओके, तो गेट इक्विप टू जेई मेंस में बोलो 1 to 10, मतलब चलो डाउट्स बता दो। गेट इक्विप टू जेई मेंस में डाउट बता दो कौन कौन से हैं। 1 to 10 में कोई डाउट है? गेट इक्विप टू जेई मेन 1 to 10 में कोई डाउट है क्या? गेट इक्विप टू जेई मेन, गेट इक्विप टू जेई मेन 1 to 10, कोई डाउट नहीं है। 11 to 20, गेट इक्विप टू जेई मेन 11 to 20, 12, ओके। 11 to 20 में 12, इसके अलावा सिद्धि 5, 8, 9 पहले बोलना चाहिए ना, मैं बोल रहा था। 5, 8, 9, 12, 1 to 20 में और कोई डाउट है इनके अलावा किसी को? 1 to 20 में सिद्धार्थ 14, राजश्री का 7 भी है, ओके। 15, सानी का 15, ओके। इसके अलावा कोई डाउट है 1 to 20 में? 1 to 20 में राजश्री 20, ओके। इसके अलावा और कोई डाउट किसी को 1 to 20 में? 1 to 20 में और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन 21 से बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? द क्लोराइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शुड हैव द ग्रेटेस्ट लेटिस एनर्जी। तो यार लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? लेटिस एनर्जी Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव डिवाइड बाय R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, याद है? तो यहाँ पर क्लोराइड की बात हो रही है तो नेगेटिव आयन तो सेम है, बट पॉजिटिव आयन अपने पास क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो, पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा लेटिस एनर्जी होगा ही नहीं होगा? है कि नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लिथियम। ओके, सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का है। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि कोई तो बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी दोनों होना चाहिए, तो यस करेक्ट है।
ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये है, ठीक है, दोनों करेक्ट है से ए एंड बी, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है, जब सिंगल आंसर हमें बोला गया हो, तो इट इज ए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है, इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन द लैटिस एनर्जी ऑफ आयन। अब देखो, जैसा हमने बताया यार तुम्हें कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे एंड साइज पे कुछ इस टाइप से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली। तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज कब होगा, जब चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा एंड साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली बॉर्न एवर साइकिल जो है तुम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। बॉर्न एवर साइकिल कहां पर पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो अब ये क्या बोला, विच एनर्जी चेंज करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन वाला स्टेप कौन सा होगा भाई, जब F जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, F नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये देखो किस स्टेप में हो रहा है, ध्यान से देखो, ये कौन से वाले स्टेप में हो रहा है, F से F नेगेटिव कौन से स्टेप में बन रहा है, F से F नेगेटिव जो है 4th स्टेप में बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके, F से F नेगेटिव कौन से स्टेप में बना, 4th स्टेप में बना। देन इसके बाद विच एनर्जी चेंज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है कि K विल गिव K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज पोटेंशियल का आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कौन से स्टेप में है, देखो ये कौन से स्टेप में है, K से K पॉजिटिव कौन से स्टेप में बन रहा है, 3rd स्टेप में बन रहा है। कौन से स्टेप में बन रहा है, 3rd स्टेप। क्लियर है क्या सबको, ओके ये तो ये हमारे पास 8 9 हो गया। देन 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 12, देन 14 15। तो 9 के बाद नेक्स्ट है 12। नाउ 12 में देखो क्या है, यस तो बॉर्न एवर साइकिल बोला है केबीआर का। तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया यार, बॉर्न एवर साइकिल तुम डिटेल में पढ़ोगे। यस दैट्स ऑब्वियसली के का इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। तो बॉर्न एवर साइकिल जो है वो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, ऐसा होता है कि यार हमारे पास अगर सारे स्टेप को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, ठीक है, तो हमें K प्लस F2 से क्या मिलेगा, KF मिलेगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 स्टेप ऐड कर दोगे तो 6 स्टेप के इक्वल आना चाहिए। चाहे तुम डायरेक्ट 6 स्टेप के थ्रू K, मतलब ऐसा है K सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस गिव्स KF सॉलिड। ठीक है, तुम या तो डायरेक्ट ऐसे बना लो या अलग अलग स्टेप्स के थ्रू बनाओ, जो अपने पास एनर्जी चेंज है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, डिटेल में तुम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ोगे। तो ऐसा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये सारे स्टेप को अगर तुम ऐड करोगे तो ये सारे स्टेप को ऐड करके तुम्हें क्या मिलेंगे, मिल जाएगा 6 स्टेप मिल जाएगा। तो ऐसा ही इनकी एनर्जी के साथ भी होगा। ओके, ऐसा इनकी किसके साथ होगा, एनर्जी के साथ भी। तो फर्स्ट स्टेप का एनर्जी क्या है, देखो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो क्या आएगा भाई, या तो उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोल दो या फॉर्मेशन बोल दो।
ठीक है, तो जैसा मैंने बताया डिटेल में तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा। तो डेल्टा एच जो है एंथैल्पी होता है, डेल्टा एच जो है क्या है, एंथैल्पी चेंज है। थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पता चलेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, गैसियस आयन बन रहा है पोटेशियम का, ठीक है। फिर इसके बाद में उससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो रहा है यार, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में देखो क्या आ रहा है, सेकंड स्टेप में F2 से F बन रहा है, F2 से क्या बन रहा है, F बन रहा है। अच्छा KBr का बोला उन्होंने, उन्होंने किसका बोला है, KBr का। तो KBr का बॉन्ड नेबर साइकिल बनाना है तुम्हें, उन्होंने KF का दिया है। ओके, सो एक्चुअली यार अभी तुम्हें थोड़ा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो Br2 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ऐसा। तो पहला वाला स्टेप अपने पास ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होगा, जैसे वहां पर ऊपर क्या दिखाया है दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में फ्लोरीन से गैसियस एटम बनाए, वैसे यहाँ पर ब्रोमीन से गैसियस एटम बनाया जाएगा। तो हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन का गैसियस एटम, ठीक है। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में ही बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, वहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पोटेशियम, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ऊपर जो डायग्राम दिया उसमें थर्ड स्टेप में पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन बना रहा है, मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 है ना, I1 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसका, पोटेशियम का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसमें ये थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है वो F नेगेटिव आयन बना रहा है। तो फ्लोरीन अगर F नेगेटिव आयन बनाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, ओके। तो प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। हमारे पास ब्रोमीन है, ऊपर जो डायग्राम दिया उसमें क्या दिया है, फ्लोरीन दिया है, ठीक है। अब हमारे पास K पॉजिटिव गैसियस आयन और F नेगेटिव गैसियस आयन आ गए फोर्थ स्टेप तक। उससे KF सॉलिड बन रहा है। तो KF सॉलिड बन रहा है, तो K पॉजिटिव गैस और F नेगेटिव गैस से KF सॉलिड बना। तो ये क्या है, लैटिस एनर्जी आया ना, ये क्या है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, लैटिस एनर्जी आएगा। तो वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन डालेंगे। तो प्लस लैटिस एनर्जी या प्लस डेल्टा एच लैटिस, सॉरी लैटिस एनर्जी की जगह हम डेल्टा एच लैटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और हम मेनली जो लैटिस एनर्जी लेते हैं क्या लेते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड वाली, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका बॉन्ड हैबर साइकिल किसका, KBr, ठीक है। डिटेल में तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा इसका, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक हेस लॉ बताते हैं और उस हेस लॉ के बाद बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ाते हैं, ओके। सो फर्स्ट वाले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, के सॉलिड जो है वो के गैस में कन्वर्ट होगा। सेकंड स्टेप में ब्रोमीन गैस मिलेगा, तो उसका ये एफ मतलब फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में के जो है वो के आयन बनाएगा, तो आयनेशन एनर्जी ऑफ के आ गया, जैसे ऊपर दिया ना डायग्राम वैसा ही डायग्राम आएगा, ठीक है। फिर के पॉजिटिव गैसियस आयन आ गया, फिर Br नेगेटिव गैसियस आयन आएगा। तो Br से कैसे मिलेगा वो, जैसे ऊपर F से F नेगेटिव मिल रहा है वैसे Br से Br नेगेटिव, ठीक है। तो Br से Br नेगेटिव मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा। फिर ऊपर देखो K पॉजिटिव और F नेगेटिव से KF बना रहे हैं, वैसे यहाँ पर K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव से KBr बनाएंगे, तो क्या आएगा, लैटिस एनर्जी। बट लैटिस एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, क्लियर है। तो यस, आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आंसर यहाँ पर ए भी आ सकता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है वो हमारे पास दोनों लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं।
एनर्जी रिक्वायर्ड एंड एनर्जी रिलीज दोनों को लैटिस एनर्जी बोलते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट जैसे मैंने बताया क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड वाले को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो रिक्वायर्ड वाले को लैटिस एनर्जी बोलते हैं, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव साइन डाला है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और ऊपर जो नॉट डाल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए वो डालते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, बॉन एबर साइकिल वाला पार्ट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, 14। तो 14 में देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बिलो द कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। देखो याद है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता था उतना ही कम बॉन्ड लेंथ आता था, याद आया। तो यहाँ पर C2H2 जो है ना, इसमें बॉन्ड ऑर्डर ये है भाई, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, सी है। ओके, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। क्लियर है क्या? ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, ऑफ द एटम्स बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यार ये तो तुम्हें पता ही है ना, अपने पास नॉन मेटल्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उसमें भी राइट हैंड साइड, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये तो एक तरह से पीरियोडिक वाला हो गया। तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ऑप्शन हमें दिया उसमें। ओके, सिद्धार्थ एमओटी कहां से आ गया इधर? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम एमओटी में? एमओटी में किस क्वेश्चन को अप्लाई करने की बात कर रहे हो? 14 में? 14 जो है वो डायटोमिक के लिए मतलब एमओटी जो है डायटोमिक के लिए होता है। ओके, बट ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा 14। देन 15 के बाद नेक्स्ट डाउट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बॉन्ड करस्पॉन्डिंग करेक्टली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलरिटी। पोलरिटी कब आती है, या बॉन्ड पोलार कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। ठीक है, तो याद रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा पोलरिटी होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होगा यार? देखो सभी में फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन सभी में नहीं है, BF, MgF, NF, OF। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है? अच्छा एक्चुअली अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, अलग अलग में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। तो सबसे पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ते जाना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट हुआ देखो, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है? नो दक्ष, पोलरिटी का मतलब क्या होता है? पोलरिटी का मतलब होता है कि जो बॉन्ड है ना, अपने देखो सिंगल बॉन्ड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड पोलार क्यों होता है? ओके, कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलार क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। जो फजान रूल में हम पढ़ते हैं वो पोलराइजेशन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन इज डिफरेंट एंड पोलरिटी इज डिफरेंट। पोलरिटी मतलब पोलार नॉन पोलार। ओके, सो सबसे पहले आना चाहिए लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और सबसे बाद में आना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कौन सा करेक्ट होगा यार? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बी ऑप्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, पोलरिटी आएगा। Thus, you can directly apply electronegativity difference concept. It is applicable for both ionic and ionic के लिए भी applicable है and
कोवलेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, फजान्स रूल में हम पोलराइजेशन ऑफ एनाइन पढ़ते हैं। ठीक है, देन 1 to 20 हो गया है। यस दैट फजान्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। फजान्स रूल जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, सो नाउ आगे चलते हैं। तो अब 20 to 30 के बीच, सॉरी 21 to 30 के बीच में बताओ अपने डाउट। 21 to 30 21 to 30, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है। और कोई है 30 तक, 21 to 30? और कोई डाउट है किसी को? ट्वेंटी एट 30, इसके अलावा कोई डाउट 21 to 30 में? 21 to 30 में और कोई डाउट किसी को? सिद्धार्थ 25 लिखा है, रात्रि 26, ओके। और कोई डाउट? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 22 में क्या बोला है? द बॉन्ड लेंथ इन HI मॉलिक्यूल इज 1.61 एंगस्ट्रॉम एंड द मेजर डायपोल मोमेंट इज दिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन I इन HI? देखो क्या है, हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है, ये क्या है? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है ये क्या होता है? याद है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू 100% आयनिक वाला इंटू 100। ओके, ये होता था अपने पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ओके, नाउ अब देखो यहां पर क्या है, हमारे पास ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एक्चुअली, इट 0.44 डे बाय। ठीक है, एंड 100% आयनिक ये नहीं होगा मोस्टली। तो अच्छा, डे बाय को कन्वर्ट करेंगे कूलम मीटर में, तो ये आएगा, दिस इज इन कूलम मीटर। ठीक है, नाउ SI जो है इस पे चार्ज कितना होगा? तो HI पे हमारे पास चार्ज आया होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, मतलब अपने पास I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो ये जो म्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी यार? चार्ज इंटू बीच का लेंथ ना, ये चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। चार्ज D है और बॉन्ड लेंथ D है, चार्ज डेल्टा एंड बॉन्ड लेंथ D है। तो यहाँ से डेल्टा क्या आया यार? इट इज 0.44 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाय बॉन्ड लेंथ कितना दिया है? इट इज 1.61 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया, कूलम में आया ये चार्ज। ओके, अब हमें एक्चुअली ये तो चार्ज मिल गया, बट हमें जो चार्ज निकालना वो इन टर्म्स ऑफ E निकालना है। इन टर्म्स ऑफ E मतलब, अच्छा 1 डे बाय गिवन है 3.34, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 3.34 ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा चार्ज आ गया। यस दैट डे बाय से कूलम मीटर का हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेल्टा आ गया, या हम बोल सकते हैं चार्ज आ गया। बट हमें जो चार्ज चाहिए ना वो एक्चुअली किसके टर्म्स में चाहिए यार? वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चाहिए, E के टर्म्स में चाहिए। तो तुम्हें एक्चुअली जो निकालना है वो निकालना है डेल बाय E। ठीक है, इसको मतलब डिवाइड बाय E करना है एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना, वो आंसर है। ओके, सो देख लेना कितना आ रहा है, कितना आएगा अगर इसको हम E से डिवाइड कर देंगे तो? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है।
ये 3.34 है। ये 5.7 आएगा आई थिंक। एक मिनट, 5.7 या 0.057? 0.057 आएगा, 0.057 आ जाएगा। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो डेल्टा तुम्हें पहले मिल गया, उसको डिवाइड बाय ई करोगे, दैट विल बी द आंसर, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ई चाहिए, इन द यूनिट्स ऑफ टी, मतलब डेल बाय ई निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सर टू वी डिडंट हैव टू यूज द बॉन्ड लेंथ ओनली। क्या बोल रहे हो डक्स, मैं समझा नहीं। बॉन्ड लेंथ यूज किया है ना, 0. ये डेल्टा इंटू डी में बॉन्ड लेंथ यूज तो हुआ है। डायपोल मोमेंट में बॉन्ड लेंथ आ तो रहा है, चार्ज इंटू जो डिस्टेंस है, तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज आर करेक्ट फॉर TiO2? तो एक्चुअली ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर बेस्ड है। तो इसको हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोल सकते हैं एक तो, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, श्रीसा देखो जल्दी। हो गया श्रीसा? तो एक तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, दूसरा तरीका है कि तुम्हें डाइऑक्साइड वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हो तो। ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तुम बाद में पढ़ोगे वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर में। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 4 है। कैसे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक तरह से चार्ज। तो टाइटेनियम का तुम x मान लो, और दो ऑक्सीजन है, दोनों का -2 है, ऑक्सीजन का जनरली -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल क्या है, 0 है, ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या सम ऑफ चार्ज को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से टाइटेनियम जो है उसका चार्ज या उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +4 आ गया। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ब्रैकेट में, तो वहां पर हमें डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो टाइटेनियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर को लिखो रोमन नंबर में, दैट इज 4, एंड देन ऑक्साइड ही लिखना है, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड ऐसे लिखने की हमें जरूरत नहीं। एंड कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। उसमें क्या दिया, SnCl4। तो SnCl4 दिया, तो या तो इसको तुम टेट्राक्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है, टिन टेट्राक्लोराइड बोल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, तुम यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x + 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। Cl का -1 चार्ज होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +4। तो दूसरा तरीका क्या आ गया लिखने का, इट इज टिन, देन रोमन नंबर में 4, एंड देन क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हमें रोमन नंबर में हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख रहे, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास कितने क्लोरीन है, दैट्स व्हाई टेट्राक्लोराइड लिखा, और ऊपर देखो डाइऑक्साइड लिखा, बिकॉज हमें बताना है कि कितने ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम रोमन नंबर में लिख रहे हैं, देन वो बताने की अलग से हमें जरूरत। ठीक है, तो ये हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर वाला हो गया थोड़ा सा। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी थोड़ा मैंने अभी तुम्हें बताई दी। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में हमारे पास क्या है, N2H2 है। तो N2H2 में क्या होगा, तो देखो दोनों का मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाने हैं ना,
तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बन गया, तो बीच में दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो कौन सा करेक्ट हुआ? नो यार, एमओटी नहीं लगेगा। नॉन बॉन्डिंग दिखा तो तुम बोल रहे हो एमओटी। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? एमओटी में हमने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पढ़ा था, नॉन बॉन्डिंग नहीं पढ़ा था। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर की बात कर रहे हो। ओके, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? लोन पेयर। तो यहां पर क्या है, N2H2 में नाइट्रोजन के पास क्या है, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर बच गया ना। यार प्रकृति, जैसे मैंने बताया है, हम एमओटी तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही लगाते हैं। ओके, एमओटी जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल में लगाना होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो करेक्ट कौन सा होगा? नाइट्रोजन है वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सी हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने पास सी ना। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दक्ष, पॉलीएटॉमिक में कैसे लगाओगे भाई? डायटोमिक में इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो पॉलीएटॉमिक में कैसे यूज करोगे इसको तुम? एटॉमिक ऑर्बिटल को हम डायटोमिक में ही कंबाइन करेंगे ना। ओके, यस मधुकर, अगर एमओटी के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यस दक्ष। तो 24 के बाद 25 एंड 26। तो 26 में क्या है? 26 में देर आर, तो ऑब्वियसली ये तो निकाल सकते हैं ना यार, CH3 CH2Cl। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कार्बन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के हो गए। फिर नेक्स्ट वाले कार्बन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हाइड्रोजन के वैलेंस हो गए, और क्लोरीन के 7। कितना हो गया ऐड करके देखो, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं ना। ओके, सो 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन 26 के बाद नेक्स्ट है 28। तो 28 में क्या, ये तो कराया ना ऑलरेडी हमने 28 तो यार, 28 तो कराया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर को यूज करके, CO CO2 CO3 2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबका? CO में 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर, CO2 में कितना आता है? 2, और CO3 2 नेगेटिव में रेजोनेंस था, कितना आया था? 1.33 आया था, याद है? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा CO3 2 नेगेटिव का, फिर उससे ज्यादा होगा CO2 का, और सबसे ज्यादा होगा CO का। क्लियर है? देन 28 के बाद नेक्स्ट है अपने पास 30। सो 30 में क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिफर्स बाय प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ए आएगा। हमारे पास जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वही क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं ना। ओके, सो 30 में क्या आएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया 30 तक। नाउ 31 से 40 राउट बताओ, जल्दी देखो। रात्रि देखो जल्दी। हो गया? नाउ 31 to 40 बताओ डाउट।
31 to 40. Get equipped to J main का 31 to 40. Dux 32, 33, 34. Okay. Siddhi 34, 35. ऑक्सो आयन मतलब कि जो ऑक्सी एसिड से जो आयन बनते हैं ना, वो ऑक्सी आयन होते हैं। ऑक्सी आयन में क्या होता है, जैसे H2SO4 इज ऑक्सी एसिड, तो उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो। ओके, H2SO4 में से दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो SO4 2 नेगेटिव बचा ना, दैट SO4 2 नेगेटिव इज ऑक्सी आयन। ओके, ऑक्सी आयन या ऑक्सी आयन। राजश्री 39। ठीक है, और किसी को 31 to 40 में डाउट है? राशि का 40 भी है। ओके, और किसी को 31 to 40 में डाउट? यस दक्ष। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 32 जो है, इसमें क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू अनदर, तो ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव। 32 में सी आएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना, अभी भी बताया हमने, 30 में भी बताया। जब हम रेजोनेंस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, उसको मूव करते हैं। ओके, डिटेल में रेजोनेंस के बारे में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, डिटेल में, इन डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा रेजोनेंस। जस्ट हमने जो यूज किया वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यूज किया है रेजोनेंस। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है 33 फॉर रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन, one always correspond to the observed structure. All the resonance structure are observed in various proportion. The observed structure is an average of resonance form. The same atom need to be bonded to each other in all resonance forms. The same atoms need not to be bonded to each other. ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हर एक में सेम टाइप से ही हमारे पास बॉन्ड अटैच होते हैं, बस बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर जो आती है वो कौन सी होती है, एवरेज वाली होती है ना। जो मेन स्ट्रक्चर हम लेते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं ना, एक तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने डिवाइड बाय, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय कितने बॉन्ड पेयर आ रहे थे, है ना, ये कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, वही करते थे ना। तो 33 में क्या आएगा, सी आएगा। दक्ष यार, हमारे पास CO3 2 नेगेटिव का याद है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज क्या आ जाता था एंड में, याद आया, हम बोलते थे ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये एवरेज आता था ना। मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, या मेन ऑब्जर्व स्ट्रक्चर जो अपने पास ही है, तो दिस ऑब्जर्व स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एवरेज ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स। ओके, तुम्हारे पास 33 में ये हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगा 33 में। ओके, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। देन 34 में क्या है, देयर कैन बी 4 इक्विवेलेंट बेस्ट
resonance structure of, बोलो। Sir, the observed structure will be the left one, no? And the resonance structure will be the right one because it contains like all the alag फिर से बोलो, type. क्या बोल रहे हो? Sir, I'm saying the left one will be the observed structure and the right one is the resonance one, no? नहीं, राइट साइड वाली ऑब्जर्व स्ट्रक्चर। Sir, but at one time we can observe only like one the pi bond being attached to only one हो ना, all three में नहीं होगा। अरे एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ही नहीं की जाती हैं। जब भी हम लाइक इसका देखते हैं तो हमने थियोरेटिकली ड्रॉ की है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने थियोरेटिकली ड्रॉ की है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, अब देखो, अगर अब मैं बोलता कि यार मुझे अगर ये ऑब्जर्व मतलब ये मुझे मिल रही होती, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ये होती तो एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वाला है और दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले, तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है ये अलग अलग टाइप होती ना, मतलब दो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती और एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती। यस सर। ओके, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आती है। इसका मतलब क्या है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ओके, एंड इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये, दिस इज ऑब्जर्व स्ट्रक्चर। और जो लेफ्ट वाले वो रेजोनेंस फॉर्म्स है। हाँ हाँ, ओके सर। तो यस, नाउ नेक्स्ट अपने पास 34। 34 में क्या है, देयर कैन बी 4 इक्विवेलेंट बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, तो किसके केस में आ सकते हैं यार, NO2 नेगेटिव में 4 नहीं आएंगे, NO3 नेगेटिव में भी 4 नहीं आएंगे, SO3 2 नेगेटिव में भी 4 नहीं आएंगे। ठीक है, इनका हम ऑलरेडी बना के देख चुके हैं। तो आई थिंक SO4 2 नेगेटिव में 4 आ जाता है। बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब जो हम ड्रॉ करते हैं वही यार, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव में हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो 4 नहीं आते, 4 आई थिंक SO4 2 नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, बना के देख लेना, 4 SO4 2 नेगेटिव में आ जाएंगे। देन इसके बाद 35 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डू ऑल XO बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड लेंथ। देखो, जिसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस होता है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम आता है। तो जितने भी है सभी में रेजोनेंस हो रहा है। सभी में रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ सभी में क्या आएगा, सेम आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। ठीक है, सो 35 के बाद नेक्स्ट जो था वो था 39 एंड देन 40। डक्ट रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगा, तो आंसर ऑल हो जाएगा, सभी में सेम बॉन्ड लेंथ आने वाला है।
तो 39 में a valid Lewis structure of following cannot be drawn without violating octet rule. तो ऑक्टेट रूल जो है वायलेट नहीं करना है। एक मिनट, क्या बोल रहा है वो? तो किसका लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल? तो देखो PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हम बना सकते हैं क्या? देखो हमारे पास PO4 3 नेगेटिव है, हर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये वाला हम नहीं बना सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्टेट एक्सपेंड होगा ही, ठीक है? हर एक ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल का क्या फंडा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। ओके, क्या बना दो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तो इस केस में वायलेट होगा ही। PO4 3 नेगेटिव जो है उसमें ऑक्टेट रूल जो है वायलेट होगा ही। ठीक है, यस दे आर आस्किंग एक्सेप्शन, लेकिन वो बोल रहा है कि कई बार हम क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बोल सकते हैं कि उसमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। ऐसा है, जैसे देखो, अच्छा SiF4 में तो ऑब्वियसली किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा, CF4 में भी किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। बात आती है SeF4 की। सिलिकॉन के वैलेंस सेल में, सॉरी सेलेनियम जो है सल्फर वाले ग्रुप में है, तो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ठीक है? तो क्या है, ये जो है एक्चुअली 2 आंसर आएंगे फिर इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी अब अगर हम देखेंगे तो ये 2 फ्लोरीन के साथ तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बस ये 2 फ्लोरीन तो उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको इसके चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ना जाते, तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो ही जाता फ्लोरीन का, और फ्लोरीन तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसमें 2 आंसर आ रहे होंगे। 2 आंसर है क्या 39 में? A एंड D 2 आंसर आने चाहिए। दोनों का हम स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑक्टेट रूल वायलेट होगा ही। एक मिनट, आई थिंक फर्स्ट वाले का शायद हम कर सकते हैं। 1 मिनट, लेट्स सी। यस, सॉरी, फर्स्ट वाले का तो हो सकता है। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड अगर बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। तो देखो ये 3 बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना लेता है, ये देखो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना लेता है तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और फॉस्फोरस का भी कंप्लीट हो गया ना। किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ क्या? किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? मतलब किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली। एक्चुअली स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, बट वो ड्रॉ करने की बात कर रहा है कि क्या तुम किसी का स्ट्रक्चर विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, तो सभी का कर सकते हैं, बट SeF4 का नहीं कर सकते। SeF4 के केस में ऑक्टेट रूल जो है वायलेट होगा ही। ओके, सो 39 में करेक्ट आंसर डी होगा। PO4 3 नेगेटिव में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाएंगे, यस दैट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? बट वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात कर रहा है, तो वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो। तो उसके इसमें क्या, फॉस्फोरस का ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? बोलो सर बट देन फिर तो हम रॉन्ग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहे हैं ना। हाँ, तो वही वो बोल रहा है कि किसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे वो रॉन्ग हो या जो भी हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है उससे मतलब नहीं है आप। ओके, स्ट्रक्चर को मतलब अगर हमें पहले ऐसे ही किया जाता था, ये तो हम बाद में डबल बॉन्ड वगैरह लेके तो बाद में करने लगे। पहले जब स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाने लगी थी तो उस टाइम पे जस्ट ऑक्टेट रूल को हम फॉलो करते थे, ठीक है? तो अगर हम मान लो बात करेंगे SO3 की भी मान लो हम बात करते हैं,
तो SO3 अब हम एक्चुअल में तो ऐसा बनाते हैं ना, Yes, sir. हम ऐसा बनाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, जब स्टार्टिंग में इनको बनाने लगे तो अब देखो एक सल्फर से जब डबल बॉन्ड बना तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहले जब बनाते थे तो कुछ ऐसे बनाते थे, कुछ कुछ जगह तुम्हें अभी भी SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। तो ओल्ड रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऑल्दो राइट नहीं है लेकिन फिर भी। हाँ मतलब बाद में हमने ऑब्वियसली बोला कि वो सल्फर जो है अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, तो कर सकता है तो करो ना, फिर कोई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ओके। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ऑक्टेट फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। तो पहले हम स्ट्रक्चर जो बनाया करते थे वो ऑक्टेट फॉलो करके बनाया करते थे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके बनाते थे, तो उसमें हम क्या है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते थे, जिससे जैसे कि यहाँ पर फॉस्फोरस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है। बट बाद में हमें पता है कि यार थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स में डी एलिमेंट मतलब डी ऑर्बिटल होता है, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। ओके, तो ये 39 हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 40। 40 में भी डाउट था, सेम इसी टाइप का 40 है। तो 40 में क्या है, सेंट्रल एटम इन डज नॉट वायलेट द ऑक्टेट रूल। किसमें ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली CF4 में नहीं हो रहा है, बाकी सभी में ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। ओके, बाकी सब में ऑक्टेट रूल वायलेट होगा ही, क्योंकि सेंट्रल एटम जो है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या फ्लोरीन है अटैच, तो फ्लोरीन को मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बट अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जाओगे तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, जैसे PO4 3 नेगेटिव मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो उससे क्या है कि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ, बट फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन ही, फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन CF4 ही होगा, वो जो है वो ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं कर रहा है, बाकी सभी ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। देन 41 टू 51 बताओ, 41 टू 51 डाउट्स। फोर्टी वन टू 51। फोर्टी वन टू 51 बोलो। लतिका 47 51, और बोलो बाकी लोगों अपने डाउट बोलो। 47 51, दक्ष का 46 भी है, ओके, शास्त्री का 48 भी है, 46 48, और बोलो। यस, बॉन्ड एनर्जी, जैसे देखो लैटिस एनर्जी है ना, वैसे ही बॉन्ड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड एनर्जी, अगर हमारे पास बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है उसको भी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बट जैसा लैटिस एनर्जी में मोर अप्रोप्रिएट किसको बोलते थे, रिक्वायर्ड वाले को मोर अप्रोप्रिएट बोलते थे ना, वैसे ही बॉन्ड एनर्जी में भी सेम है, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बॉन्ड एनर्जी। अनिकेत का 45, अर्नव का 50। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 45। नाउ विच एटम कैन फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी? बोरॉन, ऑब्वियसली। बोरॉन के केस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन में भी तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन का हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा रखने की। बट बोरॉन के पास कैपेसिटी है, वो 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है, बट रखता हमारे पास 6 ही है ना। तो बोरॉन के केस में जो कंपाउंड आते हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले आते हैं। ओके, देन ऑब्वियसली 46 अभी हमने बता ही दिया है। बॉन्ड एनर्जी जो है ये क्या है,
पॉजिटिव ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जैसे लैटिस एनर्जी में था वैसे ही बॉन्ड एनर्जी का है कि बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, या फिर एनर्जी रिलीज। एंथैल्पी मींस एनर्जी, यस दैट मोर डिटेल में तुम पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, अभी एंथैल्पी को एनर्जी बोल दो। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड एनर्जी है, एंड एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म इज आल्सो बॉन्ड एनर्जी। बट मोर अप्रोप्रिएट वाली कौन सी है डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। देन इसके बाद 47 में क्या गिवन द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर CH CBr बॉन्ड आर दिस। यार दिस इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, यू कैन लीव इट नाउ, अभी मत करो, या करना है तो चलो कर दो, कोई बात नहीं, बट थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो देखो CHBr जो है, CHBr3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक CH बॉन्ड बन रहा है और 3 CBr बॉन्ड बन रहा है, ओके। एक CH बॉन्ड बन रहा है और 3 CBr बॉन्ड बन रहे हैं। तो बोल रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो एक्चुअली हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि ये जो है अपने एटम में जब ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारे पास कार्बन आ जाए, एक हाइड्रोजन आ जाए और 3 ब्रोमीन आ जाए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का जो हीट रिक्वायर्ड दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो बेसिकली क्या करना है, एक तो CH बॉन्ड को ब्रेक करना है और 3 CBr बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। तो यहाँ पर सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन है। तो एक CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितना एनर्जी 413, और 3 CBr बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितना एनर्जी 276, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, हमें ऊपर जो रिएक्शन हमने लिखी है इसका एनर्जी वो पूछ रहा है। तो इसका एनर्जी क्या आएगा, 3 CBr बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक CH बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो एक CH बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमारे पास 413 रिक्वायर्ड है, ठीक है। और सॉरी 3 CBr बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, 3 टाइम्स ऑफ 276, क्लियर है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट अपने पास 48। तो 48 में क्या है, ऑफ द बॉन्ड CN। अब देखो यहाँ पर क्या बॉन्ड ऑर्डर देख लो ना यार, बॉन्ड ऑर्डर जो है जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आता है और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाता है। तो ये किसने डाउट पूछे, तो इजी है ना यार, थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो इनमें से CN बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है तो ऑब्वियसली सबसे वीकेस्ट होगा वो, और बॉन्ड लेंथ जो है उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा वीक हो जाएगा वो, और बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ओके, एंड 50 में भी यार ऐसा ही है, 50 भी किसी का डाउट था तो 50 में भी ऐसा ही होगा ना। वो बोल रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा लंबा होगा। ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर जितना कम उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ ना। तो सिंगल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का होगा। ओके, तो इसके अलावा बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ए ट्रिपल बॉन्ड इज लॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट तो रॉन्ग है। ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है। ए सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है। ए डबल बॉन्ड इज लॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज राइट। क्यों,
क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ओके, तो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ। देन नेक्स्ट है हमारे पास 51। तो 51 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है एक्चुअली ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में हम डिटेल में बताने वाले थे, मतलब वहां पर आता है, पर ठीक है यहाँ पर भी बता देते हैं। तो वो बोल रहा है किस में दोनों हाइब्रिडाइजेशन है, sp3b है और sp3d2 भी है। तो एक्चुअली क्या है, सॉलिड PCl5 जो होता है ना, सॉलिड PCl5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब उसको वाटर में लेते हैं तो वहां पर आयनिक फॉर्म में होता है। तो सॉलिड PCl5 जो है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। ओके, सॉलिड PCl5 ऐसे आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव। तो ये जो PCl4 पॉजिटिव है इसमें अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, PCl4 पॉजिटिव में, अब देखो P के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर। ठीक है, तो दैट दो पीबी आ गए ना, दो फॉस्फोरस भी है ना भाई, Cl टोटल 10 है और दो फॉस्फोरस है, मतलब PCl5 का डायमर है वो। ओके, तो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हुआ। एंड PCl6 में क्या है, PCl6 में हमारे पास, अब फॉस्फोरस के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव आयन की वजह से, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बॉन्ड बना लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोन पेयर है, तो क्या आया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया। क्लियर है। तो जो सॉलिड PCl5 है वो कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, याद रखना है। ओके, सॉलिड PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे NaCl है ना, NaCl क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रहता है ना, सॉलिड NaCl कैसे होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे ही सॉलिड PCl5 जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है और PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव रहता है। बोलो Sir, why will PCl5 not break into Cl and P? इट इज फैक्ट यार, ये तो फैक्ट है कि भाई ऐसे रहता है, अब इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, PCl5 सॉलिड PCl5 ऐसे रहता है। सॉलिड PBr5 जो है वो अलग टाइप से रहता है। सॉलिड PBr5 जो है ना वो रहता है PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ऐसे रहता है। ठीक है, तो अलग अलग का अलग अलग है, ऐसा कोई रीजन नहीं, दिस इज फैक्ट। Sir, तो इसका dimer is breaking like PCl4 and PCl6. यस Okay. PCl5 मतलब डायमेरिक फॉर्म में और फिर वो ऐसे ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली कंपाउंड P2Cl10 है वो ऐसे ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो मतलब उसको तो ऐसे बोल सकता है सॉलिड PCl5 जो है P2Cl10 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और फिर वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। सर, और गैसियस वाला, गैसेस वाला तो अभी तक हम जो करते हैं वही गैसेस वाला ही है।
हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है वो गैसेस का ही पढ़ा है। ओके सर। ठीक है, मतलब PCl5 जो था उसका क्या पढ़ा था हमने, sp3 पढ़ा था, याद है? तो वो गैस का ही था। तो ये हमारे पास हो गया गेट इक्विप टू जेई मेन वाला पार्ट। नाउ विंडो टू जेई मेन किया है सभी ने? विंडो टू जेई मेन किया है क्या? विंडो टू जेई मेन, ओके। यस दक्ष। तो जिसने विंडो टू जेई मेन किया है अपने डाउट बता दे वो भी। ठीक है, तो विंडो टू जेई मेन जो है उसमें एक मिनट देख लेते हैं। तो 1 to 10 बोलो, विंडो टू जेई मेन के 1 to 10 में कोई डाउट है तो बोलो। सिद्धि 2 and 6, दक्ष 2, and 2 8। ओके, सो 2 6 8 के अलावा कोई डाउट है? टू 6 8 के अलावा कोई डाउट है 1 to 10 में किसी को? 1 to 10 में 2 6 8 के अलावा कोई डाउट? राज 3 10 में है, ओके ठीक है। 1 to 10 में इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नाउ 11 to 20 में बोल दो, वो भी साथ में ले लेते हैं। 11 to 20, 11 to 20 में कोई डाउट? मी का 11 20, मधुकर 18, दक्ष 16 17 18, ओके 16 17 18। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को 11 to 20 में? 14 भी है, 12 है, 14 है। ट्वेल्व 14, और कोई डाउट है 11 to 20 में? ठीक है, तो चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? तो बी ऑप्शन में होगी यार, क्योंकि बाकी ऑप्शन में हमारे पास देखो जैसे H2 में H और O है, लेकिन H2 में H और O है ही नहीं। ओके, दोनों मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में देखो H2 में तो जस्ट हाइड्रोजन ही है। ऐसे ही बी ऑप्शन में देखोगे तो हाइड्रोजन, सॉरी सी ऑप्शन, एक मिनट, ये दो बी दिए हुए हैं एक्चुअली। हम जिस बी की बात कर रहे हैं वो है HCOOH एंड CH3COOH। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। बाकी में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है ही नहीं, या फ्लोरीन से अटैच नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी जो अपने पास दूसरा उसमें CHCl3 दिया है, तो CHCl3 में हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। ओके, सो इसी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देन इसके बाद 6 वाला,
तो 6 वाला जो है इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड चैप्टर है। वो बोल रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट भी बॉन्ड भी है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है एंड कोऑर्डिनेट भी है। तो जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जो है CuSO4.5H2O, ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है Cu, ठीक है, एंड इससे हमारे पास 4 H2O अटैच होते हैं एंड देन हमारे पास एक SO4 बाहर होता है और एक H2O ऐसे होता है, ठीक है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर वाला। तो इसमें ये जो H2O है ना, 4 H2O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं Cu के साथ, ओके। और एक्चुअली क्या है कि SO4 और इसमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा है 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड तो जगह जगह, H2O के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, SO4 के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बाकी जगह है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है Cu एंड H2O के बीच में, ये एक Cu और 4 H2O के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसा ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपका ये मतलब 30 तारीख तक का कितना हुआ आंटी का बोल रहे थे 5? ओके, सो ऐसे हमारे पास 4 H2O जो है ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो CuSO4.5H2O जो है ऐसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज फैक्ट दैट, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट ऐसे करता है। डिटेल में इस चीज को तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कुछ इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मतलब एक Cu जो है 4 H2O से यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें और SO4 के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है, अभी बस याद रख लो इसको, बाकी किसी में ये चीज नहीं हो रही थी। बोलो। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायपोल मोमेंट। तो यार CO2 में है ना, CO2 में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि CO2 में डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होता था, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है ना CO2 में, 180 डिग्री एंगल है, ओके। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is the highest melting halide। तो यार फजांस रूल लगा दो, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, देखो सभी में Ag दिया है एंड नेगेटिव आयन देखो अपने पास क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा, मतलब नेगेटिव आयन सबसे छोटा किसमें, AgF में, फिर उसके बाद AgCl, देन AgBr एंड देन AgI। तो अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर ये रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा ना, जो सबसे कम कोवेलेंट है वो सबसे ज्यादा आयनिक, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ बोलो। Sir, once again, can you please go on the previous page? सर यहाँ पे 4H2O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, फिर वो 5th H2O कहाँ पे जग गया है? ये अलग है ना, वो बाहर है, वो ये अलग से बाहर है। तो लेकिन वो कौन सा बॉन्ड, वो क्रिस्टलिन फॉर्म में है, वो बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करेगा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बाद में, ठीक है। वो ये वाला H2O जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। So we'll learn more about this later, no? Yes, yes, Okay. yes.
नाउ 10th के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 11। तो 11th में क्या है, तो द पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। तो ये फजांस रूल वाला हो गया, कौन सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा। तो नेगेटिव आयन बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव आयन छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट है यार, ज्यादा चार्ज, छोटा पॉजिटिव आयन, बड़ा नेगेटिव आयन। ए ऑप्शन हो गया ना, ए ऑप्शन आया ना। फजांस रूल से हम देख सकते हैं कि ज्यादा पोलराइजेशन कब होगा, जब बड़ा नेगेटिव आयन हो, छोटा पॉजिटिव आयन हो एंड चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो। ओके, सो ए ऑप्शन हो गया। आंसर डी दिया है, एक मिनट। लार्ज नेगेटिव आयन, स्मॉल एंड हाईली पॉजिटिव, वो भी करेक्ट है एक्चुअली। ए एंड डी दोनों ही करेक्ट हैं। नेगेटिव आयन बड़ा हो, पॉजिटिव आयन छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो, तो ए एंड डी दोनों करेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ए एंड डी दोनों करेक्ट आ सकते हैं। तो इसके बाद 12th वाला जो है उसमें क्या है, 12th में बोला है O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स इज द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यार कर ही सकते हो तुम। O2 में अगर हम देखेंगे तो O2 में देखो कितने एंटी बॉन्डिंग थे, 2 सिग्मा 1s स्टार में थे, 2 सिग्मा स्टार 1s में थे और 2 जो है वो पाई स्टार में थे, है ना। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने थे यहाँ पर, 6 थे। O2 नेगेटिव में देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 2 2 प्लस 3 मतलब 7 आ गए। और O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 5। ये स्टार्टिंग का 2 जो है सिग्मा स्टार 1s का, ये बाद वाला जो 2 है सेकंड वाला 2 दैट इज सिग्मा स्टार 2s का, एंड ये वाला जो है पाई स्टार का है, पाई स्टार 2p। ठीक है, तो हमारे पास 6 7 5 मतलब कौन सा करेक्ट है। अच्छा, O2 2 नेगेटिव, सॉरी लास्ट वाला O2 पॉजिटिव नहीं, O2 2 नेगेटिव है। तो O2 2 नेगेटिव में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये 2 2 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, तो क्या होना चाहिए सीक्वेंस, पहले O2 नेगेटिव बोला है तो उसमें 7, फिर O2 बोला है उसमें 6, तो 6 7 6 8 6 7 6 8, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। Okay, so this is question number 12. Then 12 के बाद next है 14. तो 14 में क्या है, which of the following molecules has pyramidal shape। तो यार पिरामिडल अपने पास देखो PCl5 का पिरामिडल आएगा, यस जस्ट PCl5 का पिरामिडल है। CO3 2 नेगेटिव का क्या है, प्लेनार है, कोई भी लोन पेयर नहीं है ना। तो CO3 2 नेगेटिव प्लेनार है, SO3 भी प्लेनार है, NO3 नेगेटिव भी प्लेनार है। ठीक है, ये तीनों जो है ट्राइगोनल प्लेनार है। लेकिन PCl3 जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, तो ये क्या आया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 16, then 17 18 20। तो 16 में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो हमने बताया ना यार, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा एस का होता है sp का, फिर उससे कम sp2 का, फिर उससे कम sp3 का, ये बताया तो था।
ठीक है। देन sp3d का थ्योरी में बताया था ये तुमने। तो दिस इज 16, आफ्टर 16 नेक्स्ट इज 17। तो 17 में क्या, अमॉन्ग द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1, Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, N2 की आएगी ना, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। ओके, F2 एंड Cl2 में ऑब्वियसली साइज से कंपेयर करोगे ना, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो साइज से कंपेयर करोगे। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा आएगा। ओके, F2 एंड Cl2 में क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो 17 में A आ गया। ओके, सो दिस इज 17। नाउ 17 के बाद नेक्स्ट अपने पास 18 है ना, यस 18। तो 18 में क्या है, हाउ मेनी CC बॉन्ड्स आर देयर इन। तो CC बॉन्ड जो है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है वो बताना है। तो यार देखो ये जो रिंग है, रिंग में पता है रिंग वाला क्या होता है एक्चुअली, इसमें ऐसा कुछ रहता है, रिंग वाला पार्ट ऐसा कुछ है, देन इससे ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हर जगह पर क्या है, यस दैट इज दिस इज बेंजीन, एंड बेंजीन से हमारे पास कुछ पार्ट अटैच है, ठीक है। दिस इज सी 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 सी, इधर सी है, इधर सी है, इधर सी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो अब देखो कितने सिग्मा है, सीसी वाले कितने सिग्मा है, सीसी सिग्मा कितना है, ये वाले पार्ट में 6 हो गए, ठीक है। देन 7 8 9, तो कितने सीसी सिग्मा है, 9 है। ओके, तो 9 सिग्मा बॉन्ड आ गए। इसके अलावा पाई बॉन्ड कितने हैं यार, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो 3 पाई बॉन्ड तो इधर आए और एक पाई बॉन्ड इधर आया, तो कितने पाई बॉन्ड आ गए, 4 पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो 9 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड, क्लियर है। बोलो। Sir, between each C there is a double bond. So why we represent like a triangle inside? कहाँ मतलब, Sir, ये benzene में हर C, हाँ. एंगल इज 120 भाई, दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120, No, 120 no. I'm 120 saying there is a double bond between all of those C, no? ऑल ऑफ नहीं यार, ये तो रेजोनेंस होता है, मतलब इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड नहीं है, देन इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट है वो तो रेजोनेंस होता है, तो दैट्स व्हाई सर्कल डाल देते, अल्टरनेट आएगा। ओके सर। तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं ड्रॉ करते, मतलब डबल बॉन्ड, डायरेक्टली ड्रॉ क्यों नहीं करते मतलब बिटवीन दोस टू सी वी विल ड्रॉ एक्चुअली डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, ये जस्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, आगे हाइड्रोजन भी अटैच है, हर चीज से हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। एंड देन इधर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एंड देन यहाँ पर ऐसा कुछ है, दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके सर। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है 20। तो 20 वाला जो है एक्चुअली ये आगे एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ोगे तुम इसके बारे में, अभी बस इसको याद रख लो। तो क्या बोला है कि जो मेटालिक लस्टर होता है,
मेटालिक लस्टर जो होता है मेटल्स का वो किसकी वजह से होता है, तो इसको याद रख लो, इट इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फैक्ट है। ओके, इसको जस्ट याद रख लो, मतलब अभी तक हमने बताया नहीं है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में आएगा। तो जो मेटालिक लस्टर होता है ये होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। हो गया सबका? नाउ 21 to 40 बोलो। पहले 21 to 30 बोल दो, पहले 21 to 30 बोलो। 21 to 30, 21, 22, 25, 26, 21, 22, 25, 26, 24 भी है, 24 भी है, 30 भी है। तो 21 to 30 में और कोई डाउट है किसी को बीच में? 21 to 30 में और कोई डाउट? कोवेलेंट बताया तो था मधु का यार लास्ट लेक्चर में, Al2Cl6 बताया था ना, AlCl3 Al2Cl6 फॉर्म में रहता है, तो कैसा बॉन्ड आया था? कोवेलेंट आए थे ना। नाउ 31 to 40 में कोई डाउट है? 31 to 40 में, मतलब 31 to 37 में, बस इतना ही है, और कोई भी है? ओके, सो 21 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर? तो आइसोस्ट्रक्चरल कौन कौन से होंगे भाई? तो देखो NF3 जो है वो पिरामिडल हो जाएगा। NF3 जो है वो पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और NO3 नेगेटिव जो है वो तो अपने पास प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार। तो ऑब्वियसली ये तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। हाँ, BF3 जो है ये प्लेनार है, और H3O पॉजिटिव जो है वो पिरामिडल है। एक लोन पेयर है इसमें। एंड तो कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना? ओके, सो सी इज करेक्ट। देन 22 among the following the pair in which the two species are not isostructural? कौन से हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? ठीक है, तो IO3 नेगेटिव में यस दैट H3O पॉजिटिव में तुम या तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो या ऑक्सीजन पे डाल दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। याद है H2 और H पॉजिटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था अगर तुम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डालते हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डालोगे देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा। ओके, नाउ IO3 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो IO3 नेगेटिव में देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे होता है। IO3 नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पे। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है ना, जो नेगेटिव वाला है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी दो डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो एक लोन पेयर है हमारे पास। तो ये क्या आया? sp3 आया ना, ये हम बोल सकते हैं ये आया पिरामिडल। ओके, तो ये पिरामिडल आया। XeO3 में अगर हम देखेंगे तो XeO3 जो है उसमें भी क्या है? उसमें भी पिरामिडल ही आएगा। तो XeO3 में Xe जो है वो और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है।
HCO3 में वो क्या बनाएगा? तो HEO3 में H हर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर। तो ये भी हमारे पास sp3 आएगा और क्या आ जाएगा? 1 लोन पेयर के साथ पिरामिडल आ जाएगा। 1 लोन पेयर के साथ क्या आ जाएगा? पिरामिडल आ जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल है। BH4 एंड NH4 पॉजिटिव अगर देखोगे तो वो भी आइसोस्ट्रक्चरल आएगा। वहां पर B पे तुम नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो वो भी आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। PF6 नेगेटिव एंड SF4 नेगेटिव भी आइसोस्ट्रक्चरल होगा। लास्ट वाला आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। SiF4 का क्या है? सिलिकॉन जो है अपने पास कार्बन वाले ग्रुप में आ रहा है, तो इसका क्या है? टेट्राहेड्रल है। 4 बॉन्ड बना लिए और 1 भी लोन पेयर नहीं। लेकिन SF4 याद है, सल्फर जो है इसमें 1 लोन पेयर बच जाता है और 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं। तो इस 300 आया था, याद आया? ठीक है, तो लास्ट वाला जो है इसमें हमारे पास सेम स्ट्रक्चर नहीं आ रही, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रही है। तो दिस इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर। ओके, तो ये 21 एंड 22 हो गए। तो इतना ही डाउट था ना? यही है ना बचा हुआ? 24, 25, 26, 30, 31, 33 है ना? तो 24 में क्या है? एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल। ये तो हमने बताया ही था ना यार। हमारे पास ईथर में क्या है? डाइमिथाइल ईथर, याद है? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो उसकी वजह से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अल्कोहल का। और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है अल्कोहल में और ईथर में नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। देन 25 में द बॉन्ड ऑर्डर इन NO is 2.5 while that in NO positive is 3. Which of the following statement is true for these species? Obviously जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतना ही कम बॉन्ड लेंथ। तो करेक्ट कौन सा होगा? NO पॉजिटिव जो है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा और NO का ज्यादा होगा, है ना? NO पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ कम होगा, NO का ज्यादा होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ना? ओके, देन 26 में H3BO3 जो है इसका अगर हम देखें तो H3BO3 में देखो कुछ ऐसा होता है। H3BO3 जो है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर बोरॉन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। क्लियर है? ओके, देन इसके बाद 30, 31, 33। यस लक्ष बोलो। Sir, all the O will have sp2 hybridization. हाँ सारे क्या? ऑल द ऑक्सीजन? Yes, sir. किसमें? H3BO3 की बात कर रहे हो?
Yes sir, H3BO3. हाँ तो ऑब्वियसली वही होंगे ना, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, उसमें 2 लोन पेयर। ओके, अच्छा, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, all of them won't be connected to B, no? कनेक्ट है ना, तीनों ऑक्सीजन जो है बोरॉन से ही कनेक्ट है ना, तीनों ऑक्सीजन Sir, बोरॉन से भी कनेक्ट और हाइड्रोजन से। हाँ so no, I'm saying the hydrogen won't be directly connected to B that way. यस यस। Okay sir. ठीक है, देन रफ हो गया वो 26 मैंने रफ कर दिया कुछ। ओके सो 26 रफ कर दिया, देख लो एक बार फिर से दिखा देता हूं वैसे। ओके सो नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं 30। तो 30 में वो बोल रहे हैं कि कौन सा वाला बॉन्ड, मतलब किसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो यार ये जो SF4 है, SF4 हमारे पास क्या सीसो टाइप है ना। ओके तो SF4 में हमारे पास ये क्या है, सीसो वाला है। तो जो एक्सियल है इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है, ऐसा है। एक्सियल का बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा होगा, तो सारे जो बॉन्ड है वो सेम नहीं। ओके सो दैट इज 30। इसके अलावा 31 में अगर हम देखेंगे, तो 31 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिट द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये तो यार MOT से देख ही सकते हो, O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक था, देन O2 पॉजिटिव देखोगे उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी पैरा रहेगा। O2 नेगेटिव जो है उसमें भी एक अनपेयर्ड है, पैरा है। एंड O2 2 नेगेटिव है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो वो डाई हो गया। इसके अलावा NO जो है ना, NO भी पैरा होगा, बिकॉज वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पैरा होते हैं। ओके 30 तो बाकी का सेम ही है ना यार। देखो SiF4 जो है वो क्या है, SiF4 टेट्राहेड्रल है, तो उसमें सेम है। HCF4 क्या है, स्क्वायर प्लेनार, उसमें भी सेम है। BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल है, उसमें भी सेम है। BF4 नेगेटिव में B नेगेटिव सेंट्रल एटम, तो टेट्राहेड्रल उसमें भी सेम है। बोलो सर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड लेंथ सेम होगे? हाँ, अगर सेम एटम अटैच है तो बॉन्ड सेम ही आएगा ना। ओके सर, नहीं लाइक एक्सियल और इक्वेटोरियल में सेम नहीं होता? अरे यार तो वहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। एक्सियल इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वगैरह में आया, तो एक तो ट्राइगोनल ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल में आया, और एक आया पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। ये दो में ही एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट है, ऑक्टाहेड्रल में भी नहीं था एक्सियल इक्वेटोरियल। ओके सर, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में सेम होगा? हाँ सर और वो MOT पॉलीएटॉमिक के लिए क्यों नहीं होगा, वो समझा नहीं मुझे। अरे यार हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो अगर तुम तीन एटम ले लेते हो तो उनके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ही नहीं, ऐसा है। सर why we can combine 3 also, no? Why we can't combine 3? अरे दैट इज थियरी, MOT थियरी यार, उसमें दो ही कंबाइन करते हैं। अच्छा, थियरी के अकॉर्डिंग 2 हाँ, आर ओनली हाँ, कंबाइन। ओके हाँ ओके सर, और वो व्हाट्सएप पे मैंने आपसे पूछा ना D ऑर्बिटल क्यों पहले हटता है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ऑफ SnP is more than D, that is why. यस। Okay sir. देन लास्ट है अपने पास 33। तो 33 में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कब किस में हो रहा है, N2 से N2 पॉजिटिव जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। N2 से जब N2 पॉजिटिव जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। C2 से C2 पॉजिटिव जा रहे हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कम होते जा रहे हैं। NO से NO पॉजिटिव जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो रहा है, तो NO में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखो एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।
तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 हो गए। 7 में से 6 नीचे 1 ऊपर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 6 - 1/2 मतलब 2.5। एंड NO पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 3360, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है ये होना चाहिए 6 - 0/2 मतलब 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है। इसके अलावा मैग्नेटिक कैरेक्टर देखेंगे तो पहले हमारे पास पैरा था और बाद में डाई हो जाता है। ठीक है, O2 से O2 पॉजिटिव देखेंगे तो वहां पर यार बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया। O2 से O2 पॉजिटिव देखे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे पास पहले था 2, बाद में बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5, लेकिन पहले भी पैरा था और बाद में भी पैरा। ओके, मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ओके, तो ये हमारे पास विंडो टू जेई मेन वाला पार्ट डिस्कस हो गया है। तो टाइम भी हो गया, तो यहीं पे एंड करते हैं, नोट्स वगैरह सेंड कर देंगे। बाय, टेक केयर।